नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। हैरानगी की बात यह है कि तैयारी करके आता हूं, पूरी तमहीद सोच कर आता हूं, ये बोलूँगा ये बोलूँगा ये बोलूँगा। अब यही सोचा था कि आ जाऊँगा, आपको खुशखबरी सुनाऊँगा कि मुल्क के अंदर तेल की कीमतों में कमी, तवानाई की कीमतों के अंदर कमी देखने में आएगी और हालात वाक़यात कुछ सही समत के अंदर जाएंगे। गरीबों की परेशानियाँ ख़त्म होगी और महंगाई पे किसी कदर काबू पाने में शायद हुकूमत कामयाब हो जाए, क्योंकि जब तक ये ईरान और इज़राइल की जंग ख़त्म नहीं होगी ये मामला इसी तरह अटका रहेगा। अब वो बात कुछ ऐसी है कि ये तो अटक की गई, लेकिन यह कि एक खुशाइन चीज़ ये हुई कि हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए और अपनी हालिया सिफारती कामयाबियों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा थोड़ा तेल की कीमतों में, तवानाई की कीमतों के अंदर कुछ आवाम को रिलीफ देने का इरादा किया भी और फ़ैसले भी कुछ किए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। और आगे जाके हमारी यही उम्मीद और तवक्को है कि मुल्क की मईशत सही समत में आ जाएगी। लेकिन अगर ख़ित्ते में जंग जारी रही तो फिर मज़ा नहीं आएगा भाई। और ख़ित्ते में जंग हम तो चाहते ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान का बड़ा पिवटल कैरेक्टर है इसमें। देखिए, प्रॉब्लम ये आई कि मसला हल होने को ही नहीं है। चलें, इस पर तज्ज़िया बाद में देंगे, पहले इन दो चीज़ों को पिक कर लें। असल में प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का इनहेरेंट इंटरेस्ट भी है। एक तो ये कि ख़ित्ते के अंदर जंग ख़त्म हो, हालात ठीक हों, लेकिन इनहेरेंट इंटरेस्ट ये है कि 25 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तान की आवाम, तकरीबन लोग कहते हैं, उसका इन्हिसार ईंधन पर है। बग़ैर एनर्जी और पावर के पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसकी जीडीपी को बहुत बड़े नुकसानात हो सकते हैं, उसकी ग्रोथ रेट मुतासिर हो सकती है। तो पाकिस्तान के ध्यान में ये था कि अगर पाकिस्तान एक्शन न लेता, पाकिस्तान कोशिश न करता, पाकिस्तान सिफारती अमल को लीड ना करता, तो सबसे ज़्यादा असरात पाकिस्तान की मईशत पर आते। तो ये एक बड़ा दुरुस्त फ़ैसला था हुकूमत का, कुछ सिफारती तौर पे इस मामले में शामिल हो गया और मेरे ख़्याल से डे वन से शामिल होना चाहिए था। और मैंने यही बात की थी कि मसले का हल पाकिस्तान को ही निकालना पड़ेगा। तो लोग हंसना शुरू हो गए, क्योंकि अगर पाकिस्तान की अहमियत को नहीं समझेंगे इस पूरे ख़ित्ते में तो आप आगे नहीं बढ़ पाओ। गलत चीज़ों में खुद को उभार के पेश करते हो और जो अपनी सलाहियतें हैं उनको दबा देते हो। ये मसला है। हमारे यहाँ बिज़नेस के अंदर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, एक अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। इसके माने ये हैं कि कोई शख्स सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले ये देखे कि मेरे अंदर मजबूती किस चीज़ में है, मेरे में सलाहियतें क्या हैं, मुझ में खूबियाँ क्या हैं, फिर इंतखाब करे कि कहाँ जाना है और क्या करना है। तो हमारी चूँकि ब्रिंगिंग अप ऐसी नहीं हुई, बचपन से ही हमें कह दिया गया है कि बेटा तुम या डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या अब्बा का कारोबार चलाओगे, तो फिर हम तीसरी चीज़, चौथी चीज़ सोच नहीं पाते बेचारे। हम ना सीधे लोग हैं। तुम बच्चा पैदा होता है उस पर हम मोहर लगा देते हैं, बेटा तू इंजीनियर बनेगा क्योंकि मैं नहीं बन सका। ये अगला बेटा पैदा होता है, अल्लाह ताला नेमत देता है, उस पर मोहर लगा देते हैं कि तुम डॉक्टर बनोगे। बेटी पैदा होती है तो उसे कहते हैं हाँ तुम डॉक्टर बन जाना, शादी से पहले उसका काम छुड़ा देते हैं, फिर उसके बाद भले फिर वो जाके रोटियां पकाती है गोल गोल। हाँ, ये मैं बता दूँ तो मेन एम ये, अब छोड़ दो क्या क्या चीज़ें सही करनी है, क्या क्या चीज़ें गलत करनी है। मसले मसाइल ही हमारे मुल्क के कुछ ऐसे हैं कि समझ नहीं आता कि किधर से शुरू करें, है ना। हालात, वाक़यात, मामलात किस तरफ जाएं। अब तवानाई की कीमत कम हो जाती है, एनर्जी की कीमत कम हो जाती है, तो फ़ायदा होगा। आज प्रोग्राम का मौजू यही रखा था और वो भी शायद सुर्खियों को देखते हुए। इतवार को न जाने क्या हुआ, दोनों पार्टियां आपस में बिगड़ गईं। अब पता नहीं क्या होता है। अब ये कि सुबह में टीवी ऑन किया तो तेल की कीमत इतनी नहीं बढ़ी थी, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे दोपहर तक कीमत में इजाफा हो सकता है, क्योंकि आपस में दोनों की तलखियाँ हो गई। और अच्छा, जिस फरीक ने आना है ना उसको हम काउंट नहीं कर रहे। तो अब पता नहीं अब आगे क्या होता है, हुकूमत क्या फ़ैसला करती है, क्या फ़ैसले होते हैं, क्या मसले का हल निकलता है और तेल की कीमत में मज़ीद कमी आती है कि नहीं आती। क्योंकि हम तो उम्मीद तवक्को यही लेके बैठे हुए थे ना भाई। पाकिस्तानी तो अपनी दाल रोटी सोचता है भाई, दूसरा क्या खा रहा है नहीं खा रहा हमें क्या परवाह। हमारे महलों में ही देख लें कितने लोग भूखे सोते हैं रात को, हमें परवाह है नहीं है ना। अरे हम सिर्फ अपना सोचते हैं यार, हम सिर्फ अपना सोचते हैं, अपना पेट भर जाए, दूसरे के बच्चे के मुंह से निवाला छीन के अपने बच्चे को खिलाने वाले कौम बनते जा रहे हैं हम। ये आदत छोड़नी पड़ेगी। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं मारूफ ताजिर सनतकार रहनुमा जनाब अहमद अजीम अलवी साहब, जो कि साबिक सदर साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री। वेलकम करता हूं सर आपको शो में।
थैंक यू अली। और हम तो खैर बहुत सारी उम्मीदें बनाए बैठे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखना अच्छी चीज़ है। तो हम तो परसों बहुत खुश थे भाई कि तेल की कीमतें कम हो गई और गैस की कीमतें भी कम हो जाएंगी और जो है अपना ये बिजली की कीमतें भी कम हो जाएंगी, तो हमारे लिए बड़ी आसानियां पैदा हो जाएंगी। साथ में हमने महलों में मिठाइयाँ भी बांट दी। कुछ लोग तो बड़ा अच्छे मुझे किसी ने फ़ोन किया, बोल रहे हैं यार अली भाई रबड़ी हमारे यहाँ अच्छी मिलती है। मैंने कहा किस सिलसिले में? कह रहे हैं वो असल में ईरान और इजराइल की जंग ख़त्म हो गई तो उस सिलसिले में हम आपके लिए, ईरान अमेरिका बोला उन्होंने, खैर वो ईरान अमेरिका जंग नहीं है, ईरान इजराइल जंग है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम आपके लिए कलाकंद वगैरह। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं हमारा बड़ा पिविटल किरदार है इसके अंदर एंड वी हैव रिजॉल्व इट। तो जंग ख़त्म। मैंने कहा चलो मुबारकबाद, हम गले भी मिल लिए, तो शुक्र है गैर शरई तरीके से किसी से गले नहीं मिले, लेकिन ये कि शरन जिन जिन लोगों से गले मिला जा सकता था मिल लिया। लेकिन बात यह कि ये इस सब के हो जाने के बाद अब हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और आप लोगों की भी। अगर हुकूमत मुस्तकबिल में तेल की, गैस की, बिजली की कीमतें कम करती है तब तो मामला ठीक है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता फिर ये प्राइसेस इम्पेक्ट होती हैं तो वो क्या, और कुछ अच्छी बात भी कर लें, पॉजिटिव बात हुकूमत के मुतालिक, क्योंकि आजकल हुकूमत कहती है कि हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें की करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी अली। देखिए बिल्कुल अच्छी बात कहनी चाहिए। मैं तो बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ यहाँ की डेमोक्रेटिक जो भी गवर्नमेंट है उसको, फील्ड मार्शल साहब को, उनके साथियों को, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को। इट्स नाइस टू नो कि फॉरेन सर्विस इधर की अच्छी काम कर रही है। दैट्स हाउ दे ब्रिंग दुनिया की दो ताकतों को एक टेबल पे लेके बैठ गए। हाँ। और लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल है। लेकिन हम तो एलिटिस्ट है ना, हमारे लिए ये मौजू है, ये जो हमारे देखने वाले गांव देहात से, उसी पे आ रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला हमारे जो लोग टेबल पे इन सबको लेके बैठे हैं, उन्होंने पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी ज़रूर कुछ टेबल पे रखा होगा कि अमेरिका से भी ज़रूर कुछ गुजारिशात होंगी कि जी हमारा बिज़नेस देखें। जैसे मैं कम से कम, क्योंकि कराची के इंडस्ट्रियल जोन का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, तो कराची में तो सिवाय बिजनेस के कुछ और है नहीं, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री फ्लरिश करती है। इंडस्ट्री अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 60% यहाँ से टैक्स देती है पाकिस्तान को। तो अगर इस रकबे के लिहाज से आप कुरंगी से ज़्यादा बढ़े अल्हम्दुलिल्लाह वी आर। देखें हम सब मिलकर जो भी कराची आइट्स हैं, चाहे कोरंगी हो जाए, नॉर्थ कराची हो जाए, इससे फर्क तो नहीं पड़ता, इंडस्ट्री कासिम हो जाए, साइट हो जाए, हम सब एक बिजनेस कम्युनिटी यहाँ मिलकर एक अपना इतने अरसे से कोशिशें कर रही है। बावजूद इसके कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और आम जो लोग हैं धमकियाँ देते रहते हैं कि उठा लेंगे तो ये कर देंगे, जो बहुत ही शर्म का मुकाम है। लेकिन एनी हाउ, तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं चाहता यही हूँ कि गवर्नमेंट ये चीज़ें भी ज़रूर आवाम को बताए कि देखें जब ये जंग ख़त्म होगी तो हम ईरान से पावर ले सकेंगे, गैस ले सकेंगे, पेट्रोल ले सकेंगे, उससे तो और सस्ता हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इनके प्राइसेस और कम है। देखिए इवेंचुअली फ़ायदा किसको होगा? इंडस्ट्री को होगा। इवेंचुअली इंडस्ट्री पे कौन खपेगा? यहाँ की आवाम खपेगी। ठीक है ना। ये जो आपकी इतनी सारी यूथ है, जो आपका इतना कॉलेज यूनिवर्सिटियों से लड़के लड़कियाँ निकल रहे हैं, इन्होंने कहीं तो खपना है ना। कोई ऐसा यहाँ पे 15-16 साल तो बेकारी और बेरोजगारी में गुजर गए, अब वो यूथ हमारी भूत बन गई जो मुशर्रफ के दौर के बाद बेरोजगार हुई थी। बुरा ना मानिएगा। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल आप सही रियलिटी की बात करें और उसको हमने कहीं पॉजिटिव इस्तेमाल करना है, वरना बड़ा मैं अगर खुदा न खास्ता नेगेटिव इस्तेमाल हुई तो आपसे संभाले नहीं संभलेगी। देखें जीडीपी ग्रोथ रेट रिवाइज हो जाएगी डाउनवर्ड, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ इंशाल्लाह। नहीं डाउनवर्ड, अच्छा डाउनवर्ड, ओके। अगर हमने नहीं, क्योंकि मजबूरी है ना, क्या करें। अब इशू ये है कि डाउनवर्ड ग्रोथ रिवाइज इसलिए हो रही है क्योंकि IMF वगैरह को हमने भी बड़ी कहानियाँ सुनाई हैं, अपने इतने दुखड़े सुनाए हैं, यकीन करें वो आंसू पोंछते पोंछते गए हैं, यकीन करें उनकी कमीज़ भीग गई IMF वालों की, रो रो के ना, सारे आंसू ही आंसू। उन्होंने कहा वाकई में आप इतने गम के शिकार हैं, इतने दुखी हैं। फिर उन्होंने देखा प्रोटोकॉल उस टीम का जो उनसे मिलने के लिए आई थी, जब वो वापस गई तो पता नहीं 32-38 गाड़ियाँ थी। फिर उन्होंने आंसू पोंछ दिए, उन्होंने कहा कि अब भाई टाइट हो जाओ, सख्त हो जाओ। अली ये डायलेमा है, इसने डायलेमा है बिल्कुल। आप देखें, आप नहीं कोई अपने में से कोई रिप्रेजेंटेटिव आप नहीं निकाल पा रहे, ठीक है ना। ये आपकी नाकामी है, सॉरी टू से, कि इतना अरसा गुजर गया और आप अपने अंदर से ऐसे पॉलिश लोग नहीं निकाल पाए। नाकाम है हम अब तक। हमें बाहर से ला करके शूटेड बूटेड लोग हमें चाहिए होते। देखिए IMF की टीम उतरी ये एयरपोर्ट के ऊपर, वो बाहर निकले, उन्होंने रिसाला पढ़ा था रास्ते में, हमने जानबूझ के उनको जहाज़ में रिसाले दिए थे, पाकिस्तान में गुर्बत, अफलास, तकलीफ, परेशानी। वो आए,
शारा फैसल पर उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया, दाहिने हाथ पे नई बिल्डिंग है, बाइने हाथ पे नई बिल्डिंग है। कह रहे हैं ये जीडीपी ग्रोथ रेट डाउनवर्ड हमने रिवाइज किया है। गाड़ी एक से एक, गाड़ियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हिंदुस्तान में तो उन गाड़ियों के बारे में गाने भी बन गए, 4 व्हीलर चल रहे हैं जबरदस्त। ये मेन शारा फैसल की बात करें ना, अंदर गलियों में क्या हो रहा है उन्होंने नहीं जाकर देखना, वो जा रहे हैं, देख रहे हैं यार तरक्की हो रही, सब कुछ हो रहा है, नई बिल्डिंगें बन रही, नए प्लाजे आ रहे हैं, नई गाड़ियां ले रहे हैं, नए पेट्रोल पंप बन रहे हैं, दुनिया जहां की तरक्की हो रही मेन शारा फैसल पर। तो वो कह रहे हैं कि साहब अब इनको कर्जा दें तो ना दें, सही बताइएगा, देखें इंप्रेशन क्या आएगा? देखें आप अगर इस टाइप की तरक्की की बात करते हैं तो स्टिल हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे दुनिया से। आप बांग्लादेश जाइए, आप आसपास के पड़ोस मुल्कों में जाइए, मैं ज़्यादा आपको और तेज है वहाँ आपको यहाँ से बहुत बेहतरी मिलेगी। देखें हमें जो ग्राउंड रियलिटी है ना वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए। एक बिल्डिंग किसी भूखे को खाना नहीं खिला सकती, उसका सीमेंट खुरच के वो नहीं खा सकता, ठीक है ना। हमें उसको नौकरी देनी है, हमें उसको माइंड सेट देना है कि वो बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल उसने अदा करना, उसने इनको ज़ाया नहीं करना। यस, ठीक है ना। ये माइंड सेट देने में आप कहाँ से देंगे? अच्छा, हमारे घरों का बिल जो 4-4, 6-6, 10-10 हज़ार आया सर्दियों में, आप लोगों की फैक्ट्रियों को कितना आया होगा? बिल्कुल आया होगा ना ज्यादा। आप लोगों को यूनिट महंगा पड़ता है या हमें महंगा देते हैं, आपको सस्ता देते हैं? सही बता दें मुझे। आई विश कि हमें सस्ता देते होते। और सबसे बड़ी बात जो मैं इतने अरसे से कहता आ रहा हूँ कि इंडस्ट्री से आपको 100% रिकवरी है। मैं नहीं कहता कि आप हमें कुछ, आप इंसेंटिव तो अपने अच्छे कस्टमर को दे सकते हैं, कि आप इंसेंटिव दें ताकि वो चलती रहे। अहमद अजीम साहब, मैं आपको क्लियर बता दूं कि मैंने जितना पाकिस्तान की इकोनॉमी पे रिसर्च किया है, आपके मुल्क में टैक्स की रेलेवेंस आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में जीरो है, कोई अहमियत नहीं है उसकी। बुरा ना मानिएगा, नजर आता है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि आप जितना टैक्स ले रहे हो पहले तो आप सिस्टम में वापस इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, वो आपका जा रहा है डेट सर्विसिंग में इधर उधर, तो वो मेरे नजदीक वो अनप्रोडक्टिव है। आप पता नहीं गवर्नमेंट उसके बारे में क्या राय रखती है। सेकंड ऑफ ऑल, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का हाई टैक्स स्ट्रक्चर डिस्करेज करता है बिजनेसमैनों को। ये अपना पैसा बाहर लेके जाते हैं, ये यहाँ क्यों नहीं रुकते? आप अपने टैक्स स्ट्रक्चर को कम करें। आपको लगता है सेल टैक्स ज्यादा करके आप कमा लोगे? अरे सेल टैक्स आप ज्यादा लगाओगे, फैक्ट्री का ओनर क्या करेगा? अपने घर में पैकिंग यूनिट बना देगा। मैं कितने ही ऐसे, अच्छा बताना नहीं, पर ये कि फिर वो आप बाहर बिठाएंगे आदमी उनकी फैक्ट्री के, तो घर से फिर पैकेट बना के बाहर भेजेगा। वो इतना क्यों करेगा? वो सिंपल देखें, बाहर चला जाएगा ना। आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आप मुझे बताएं कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया पिछले? म्युनिसिपल इस साल के टारगेट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं, मैं नंबर बोलूंगा भी नहीं, लड़ाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। बिल्कुल। तो अब आपने इन्हीं लोगों से आपने जनरेट करना है, जो भी जनरेट करना है, इनको अपना दोस्त बनाए, इनको आगे धमकियां ना दें, इनको अपना दोस्त बनाए। कोई कहीं नहीं जा रहा। जो यहाँ 70 सालों से टिका हुआ है, 78 सालों से टिका हुआ है, वो कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा। आपकी हरकतों की वजह से जा रहा है। आप नहीं करें वो हरकतें, हम सीख जाएं, अब आप बड़े हो जाएं, ठीक है ना। तो मेरे भाई जब आप बड़े हो जाएंगे, आर्म ट्विस्टिंग से थोड़ी आएगा टैक्स, आर्म ट्विस्टिंग से टैक्स आएगा। आपसे लिया, मैं अब क्या बोलूं, मैं अपना आपका प्रोग्राम नहीं देखें, नहीं मैं किसी की बुराई थोड़ी कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं पूरा सिस्टम ठीक होना चाहिए, बिल्कुल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब इन्होंने कहा कि जी हमने पॉलिसी अलहदा कर लिया, पता नहीं इनकी टीम भी शायद गई थी, मैंने सुना है केसीसीआई के सदर तो गए थे। इन लोगों का अलहदा ग्रुप है बीएमजी, जैसे अपन की होती है ना पीपल पार्टी, नॉन लीग, पीटीआई, इस तरह इन लोगों की भी बनी हुई है, बीएमजी, यूबीजी हैं, और इस तरह एक और बीएमपी बनी हुई है। फिर बीएमपी में क्या, एक पीपी का भी असर आया थोड़ा, पीपी का, बीएमपीपी। तो इनके बड़ी जमातें, यकीन करो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पॉजिटिव होना चाहिए। ये इख्तलाफ जमहूरियत का हुस्न है, जब तक ये अपने खिलाफ ना हो। नहीं कोई बात नहीं, अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ तो बिल्कुल मुझे सिखाना चाहिए कि जी आप ये बात गलत कह रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। अक्सर है ज़बान इसके फिसल जाती है, आदमी गलत बात कह जाता है गलत मौके पे। अब दूसरों को भी हम इसका देते हैं, लेकिन देखें नाउ इट्स हाई टाइम। मेरे साथ तो बहुत होता है, देखें अभी फिसल गया, मेरी टांग में दर्द हो रहा है, मुझे मालूम है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी फिसल गया, इसीलिए मैं कदम थोड़े अपने रोक लेता हूँ, कदम थोड़े आहिस्ता आहिस्ता उठाता हूँ मैं। ठीक है देखें, लेकिन आप लोग तो मशहूर हैं इसके लिए, बोल्ड बातें करने के लिए। आप लोग बड़े जो हमारे यहाँ आते हैं पॉलिटिशियन वगैरह, बड़ी तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, इंसान क्या चीज़ है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये लोग आते हैं, आप लोग इनको नाराज़ कर देते हैं, फिर ये आपका काम नहीं करके जाते, बाकियों का हमें कोई काम नहीं लेना है, जो हम तो काम की बात करते हैं। आप लोग चापलूसी नहीं करते, प्रॉब्लम हो जाती है। देखें, हुकूमत की तारीफ़ें किया करें, और कुछ नहीं कर सकते तो उनकी जुल्फ़ों की तारीफ़ें कर लें, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं। वो आप उल्टी बात कर देते हैं, कराची के मामला मईशत के हल नहीं होते। अब हम बात कर रहे हैं गैस, बिजली और अपना ये, मैं आपको बताऊँ, गैस सबसे ज़्यादा आज कहाँ निकल रही है? सिंध में निकल रही है। आपको सस्ते निर्ख थोड़ी मिल रहे हैं, हमें सस्ते नहीं मिले तो बताएं। हमें 18वीं तरमीम
को फॉलो करते हुए एक पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन की एक तरमीम है, 18वीं तरमीम, हमें उसको फॉलो करते चलो हुए बिजली का नहीं करते हो तो आप लोगों ने खुद जिद करके प्राइवेटाइज करवाई ना, हमने तो नहीं बोला था, आप तो खुद जिद करवाई। हमें उसमें कोई मसला नहीं, हमें जो 18वीं तरमीम है उसके तहत जो गैस निकल रही है उसको सिंध को दिया जाए। SSGC का चेयरमैन भी कराची वाला बनाया आपके लिए, कितनी पता नहीं कितनी पावर होगी तो बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं सस्ता ना, अवेलेबल तो करते हैं पहले। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, जो खर्चे हो गए इस वक्त इनके, ठीक है ना, वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले जो आपके गुड पे आप कारोबार करेंगे, आप किसको देंगे अपना, आप प्रोडक्ट किसको बेचेंगे? जो पे कर रहा है उसको बेचेंगे या जो नहीं पे कर रहा है उसको बेचेंगे? जहां आपके लॉसेस हैं वहां तो नहीं बेचेंगे ना, एरियाज में आपको इंडस्ट्री में 100% रिकवरी है, आप वहां बेचें, वहां अवेलेबल करें, ठीक है ना, वहां आप 2-2 3-3 दिन की छुट्टियां ना करें, वहां पे आप फुल प्रेशर दें, आप उसी तरह सर्वाइव करेंगे। दुनिया में आप कहीं चले जाएं, दुबई चले जाएं, ढाका चले जाएं, बॉम्बे चले जाएं, वहां डोमेस्टिक में सिलेंडर चलते हैं। नहीं, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर ये क्राइसिस मजीद चला, इंडिजिनस या इंपोर्टेड, दो बुरा ना मानिएगा, लॉकडाउन मजबूरी बन जाएगी। देखिए अगर ये क्राइसिस रिजॉल्व नहीं हुआ तो लॉकडाउन मजबूरी बन जाएगी। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कौम को मुबारकबाद देता हूं, कोहाट में 45 प्लस MMCFD गैस मिली है, जिनको डेली कितनी गैस करके देगी। नहीं, वो तो हब दरिया भी 6 दफा भर चुका है, 18 साल का पानी आ गया, सही लेकिन हमें नहीं ना मिल रहा। बिल्कुल, देखिए हमारे टैंकर आ रहे हैं। जब वहां से चोरी हो रहा है तो आपको कभी नहीं मिलेगा। आप एग्री करते हैं इस चीज पे? चीज चोरी होना रोकना इस गवर्नमेंट का काम है। क्यों बिजली चोरी हो रही है, क्यों गैस चोरी हो रही है, क्यों पानी चोरी हो रहा है? कराची में ज्यादा नहीं हो रहा, सॉरी मेरे मुंह से कराची निकल जाता है क्योंकि अब कराची वाला बन गया हूं ना, लेकिन जो बाकी शहर, बाकी आप देखें, मैंने एक इंडस्ट्री से पूछा, आप कराची से इंडस्ट्री लाहौर ले गए, कहते हैं कराची में चोरी नहीं हो सकती बिजली। नहीं, अब देखें, आप समझ गए सब लोग मैंने बात क्या की है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि वहां होती है, मैंने ये कहा है, उन्होंने कहा कराची में बिजली नहीं चोरी करने देते। अगर ये चोरी ही करनी है कारोबारी तबके ने, मेरी बात समझिएगा, तो कारोबार करने का कोई फायदा उन्होंने बोला। आप जब अपनी कॉस्टिंग में हर चीज लेते हैं, आप बिल्कुल दें और देना चाहिए। ये मुल्क का सरमाया है, चाहे मैं डोमेस्टिक के लिए बात करूं, चाहे इंडस्ट्री के लिए बात करूं, चाहे कमर्शियल के लिए बात करूं। पंजाब के छोटे शहरों में कराची के बहुत सारे बिजनेसमैन चले गए, मैंने पूछा क्यों गए, कहते हैं अली भाई साल हो गए, कोई तंग करने नहीं आया। ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा वाकई में, कह रहे हैं हाँ, कोई तंग करने वाला नहीं आया, बल्कि फैसिलिटेट करने वाले लोग आते हैं, तंग करने वाले लोग नहीं आते। और ये है कि वहाँ पर लोग भी, लेबर भी काम करती है बिल्कुल शराफत के साथ, बिल्कुल तंग नहीं करती। कराची में बहुत सारे लोग 2016 से पहले इसलिए छोड़ के चले गए क्योंकि आपकी आधी लेबर तो सियासी जमातों से मंसूब थी। देखें ये सब गलत बोलूं तो आप रोके ना मुझे। मैं अली ये समझता हूँ, मेरी क्योंकि तो मैंने ये बात भी बता दी, आज किसी को पता नहीं थी। मेरी मुलाकात रहती है जो सिंध के जो भी सियासी वज़ीर आला साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, दे आर ऑल वेरी नाइस पीपल, ठीक है। मैं ये क्लेम करता हूँ कि मेरा चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर है पाकिस्तान का, माशाल्लाह। जिस इंस्टीट्यूट से पढ़े, ही इज़ अ वेरी गुड मैन, वेरी पोलाइट, वेरी हम्बल। हमें वो रिजल्ट्स नीचे नज़र नहीं आ रहे। मैं PP की क़यादत से, जनाब चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब से, आसिफ जरदारी साहब से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अवाम वो नहीं कि जो सिर्फ वाह कर रहे हो, ठीक है ना, दे हैव अ वेरी गुड टीम एवरीवेयर, ठीक है, जहाँ जहाँ मैं मिला हूँ, लेकिन नीचे तक क्यों नहीं वो रिजल्ट्स आ पा रहे? रिसोर्सेज नहीं, क्लेम उनका ही है। देखें सर, हर चीज़ है, ठीक है। जब आप मुझे, मैं यहाँ पे, जब पाकिस्तान के किसी और जगह पे बसें फ्री हो सकती हैं, ट्रेन फ्री हो सकती है कि जी ये सारे वाक़यात हो रहे हैं, लॉकडाउन लग रहा है, ये सब फ्री है, तो यहाँ के अवाम के लिए भी बहुत कुछ, मैं नहीं कह रहा कि हर एक को दे दें, ठीक है। आप देखें, आपने टैक्स तबके को, आपने तनख्वाहदार तबके को टैक्स लगा दिया, आपको यहाँ से कितनी जनरेशन हुई वो, और उसकी अय्याशी कहीं और हो रही है, ठीक है। ये एक गलत है, उसके लिए वो आवाज़ उठाएं। इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि टैक्स रिफॉर्म और टैक्स की एनामूली कमेटी बनाई गई। एनीमूली, सॉरी ये इंग्लिश, मुझे मेरी उर्दू गलत है, इंग्लिश सही निकल जाती। एनामूली कमेटी बनाई गई, उसमें आपके बिजनेसमैन जाकर बैठे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके सारे लोगों ने अपने काम करवा लिए और आवाम के काम नहीं करवाए। क्योंकि जो भी, मुझे आपका नहीं पता, आप शरीफ आदमी हैं, जो भी मीटिंग करता है वज़ीर से जाकर, वो सबसे पहले जो पलिंदा निकालता है वो अपना पलिंदा निकालता है, सर मेरे ये 4 काम कर दें, फिर आखिर में बोलता है सर इंडस्ट्री के बाकी ये भी थोड़े मसाइल हैं। वो कहता है सर या मैं आपका पहले कर दूं या ये कर दूं, तो फिर वो कहता है नहीं, अब जो बिजनेसमैन होता है कहता है पहले मेरा कर दें, फिर सर जो बच गया खुरचन वो दे देंगे।
देखिए इनको। पहली मैं ये गलत बोलूं तो पकड़ना, अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने यही देखा। कम से कम आपको बीएमजी का बता दूं कि यहाँ पे अगर कोई आदमी ऐसी हरकत करता है तो उसको बहुत बुरा माना जाता है। नहीं, आप लोगों पे तो एक्यूजेशन लगाई नहीं ना, मैंने किसी पे भी नहीं लगाई। मैं आपको एक बता रहा हूँ जो हमारे यहाँ क्या कि एज अ प्रेसिडेंट मैं कहीं पे जाऊँ और मैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वहाँ जाके मैं अपना काम कराऊँ, तो मेरा फिर इस ग्रुप से आगे चल के कोई ताल्लुक नहीं रहता। आई कैन शो यू दिस थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये, अगर कोई ये कर रहा है तो बहुत गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, ठीक है। उसको इतने लोगों की बैकिंग है, माशाल्लाह 55,000 वोटर हैं कराची चैम्बर के, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 3,500 इंडस्ट्री है, मुझे इतने लोगों की बैकिंग और जाके मैं अपना काम करा रहा हूँ, तो मैं गलत आदमी हूँ, मेरी आगे कोई फ्यूचर नहीं होना चाहिए। सो आइडियली स्पीकिंग द बिजनेस पीपल ऑफ दिस कंट्री नीड टू यूनाइट एंड थिंक बियॉन्ड पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे इन्होंने कहा। There needs to be an effective collective interest body। ये मैं आपको बताऊँ, मैं पहली दफ़ा यहाँ सामने ही एक फैक्ट्री में काम करता था, यहाँ हमारे दफ्तर के नज़दीक ही है। वहाँ पर मैं पहली दफ़ा गया तो मुझे किसी ने बोला कि मेरी उम्र मेरे ख्याल 21 साल थी, फैक्ट्री में रोज़ झगड़े होते थे। मैंने कहा ये फैक्ट्री के झगड़े कैसे सुलझाऊँ, बहुत बड़ी फैक्ट्री है वो, अभी तो किसी ने ले ली सेठ ने, लेकिन मैंने कहा कि झगड़े कैसे सुलझाऊँ, वो जिम्मेदारी मुझे दे दी। तो मुझे पहली दफ़ा पता लगा कि जो मजदूर यूनियन होती है इसको सीबीए कहा जाता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। मैंने यकीन करो 3 दिन उनके साथ खाना खाया, चौथे दिन उन्होंने कहा अली भाई अब आइंदा से लड़ाई नहीं करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे। तो सर आप लोग भी अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट वाला किरदार अदा करें तो आप लोगों का अच्छा रहेगा, सब लोगों के एक दूसरे के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप इंडस्ट्रीज को सबको मिलकर एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट आप ये चाहते हैं अप्रैल आप ये चाहते हैं कि हम आईपीपीस को कहें कि सही थी? नहीं। आप ये चाहते हैं कि हम ये आरएलएनजी के दो स्टेशन लगे, इसको कैपेसिटी पेमेंट्स हो रही, हम कहें सही है? नहीं है सही। हम आवाज उठाएंगे इसके खिलाफ। आप मेरी बात समझे, हम फॉर द नेशन, हमें उसका पर्सनल लेवल पे इसके नुकसान होते हैं, तंग किया जाता है, ठीक है। लेकिन ये आवाज उठाना, खजाना थे, क्या नाम था यार उनका, वो जो कहते थे मैं चीखे निकाल लूंगा, असद उमर साहब, उनको भी बुलाओ ना किसी दिन, जरा उनसे भी बात करें हम। मेरी असल में इस मेंटालिटी को समझ नहीं आता मेरे। नहीं, वो इन्होंने पूछा, आरएलएनजी वाला पूछा ना, मैंने कहा शायद वो उनको उन्हीं की चीखें निकालनी है। दे हैव नोबडी एल्स इन देयर माइंड। आई डोंट नो, देखे तभी था ना, वो अब गायब हो गए। उनकी सफों में फिर वो चोर शामिल है ना, या वो खुद चोर हैं? असद उमर साहब तो आजकल महल्ले में नहीं निकलते भाई, अब उनके ऊपर वो मिलते नहीं है। आप उनसे पूछें, वो कहते चीखे निकालूंगा ये वो। इससे एक चीज साबित हो गई, बुरा ना मानना, इससे एक चीज साबित हो गई कि ये बिजनेस लीडर निस्बतन बेहतर है। ये कॉर्पोरेट लीडर भाई, ये मैं आपको सच बताऊं, वो बच्चा पैदा होता है उसको कहाँ पे रखते हैं, वो जो कांच के उसमें रखते हैं, इंक्यूबेटर में रखते हैं। ये लोग भाई इंक्यूबेटर में रहने वाले लोग हैं। हाँ, इंग्लिश बर्गर पप्पू, ये गोटीधारी, ये आप हेलो ऑर्गेनाइजेशन, एसओपी, केपीआई, ये किसी और दुनिया में रहने वाले लोग हैं बाबा। दुनिया के मसाइल समझने तो आपको ग्राउंड रियलिटी पर जाकर मार्केटों में बैठे लोगों से मिलना पड़ेगा। ऐसे ही बिल्कुल। नीला गुंबद साफ हुई कि नहीं हुई आपके कराची में? अभी भी आप एंक्रोचमेंट नहीं साफ कर पा रहे, सवाल ही पैदा नहीं। ग्रैंड ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं, सिंपल चीज है ना। इसी तरह मैं ये कहता हूं कि अगर आपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है, बिजली, गैस और एनर्जी का, तो सर ग्रास रूट्स प्लीज, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आप 100% सही। देखिए ये सारी बातें हम करते हैं, ठीक है ना। आपने जैसे कहा, टैक्स कमेटी में भी जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी गुड रिप्रेजेंटेटिव। बात यह है कि क्या वो हमारी बात सुनते हैं, क्या उस पर अमल करते हैं? जब हम कहते हैं कि आपके टैक्स रिफॉर्म जो हैं पोर्ट एंड शिपिंग के जो हैं वो 1958 से के लागू हैं, उसको मॉडर्नाइज कर लें, उसको डिजिटलाइज कर लें, क्या वो हमारी बात सुनते हैं? जब हम ये कहते हैं कि कराची की, गोरा बहादुर को बुरा कहते हैं, बुरा ना मानना, उसके 1857 के कानून जो है ना वो आज तक लागू हैं और आज भी प्रेवेलेंट है। ट्रांसपेरेंसी को वो प्रमोट करता था। बिल्कुल सही बात है, हम शायद उसको नहीं प्रमोट कर पा रहे। आपके कवानीन कितने निकाल लूं, फोटोकॉपियां हैं गोरों के कवानीन की। आप बोल रहे हैं आप अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है क्या? उन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है। मैं आपको कितने कानून दिखा दूंगा जहां पे मलका बरतानिया का नाम लिखा हुआ, वो फिर बाद में रिप्लेस करके उन्होंने सदर पाकिस्तान किया। बिल्कुल। तो सर ये थोड़ा सा तो ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट रिफॉर्म का हो सकता है, और मैं ये बिलीव करता हूं कि सिंध में इंतहा से ज्यादा बेहतरी हो सकती है। देयर सम हिकअप्स, सम बैंकिंग बैरियर्स का ऑर्डिनेंस, कंपनीज ऑर्डिनेंस, इनको रिव्यू करें। आजकल जदीद टेक्नोलॉजिकल दौर आ गया है, बिजनेसमैनों को साथ बिठाएं, दुनिया के कानून गो बुलाएं, पाकिस्तानी वकीलों को नहीं बिठाएं यार, इनका तो रोजगार मारा जाएगा। ये भी बेचारे शरीफ लोग हैं, बिजनेसमैन। मीटिंग होती है, ये लोग साथ टैक्स कंसल्टेंट ले जाते हैं। टैक्स कंसल्टेंट दोनों साइड पे खेलता है। वो जैसे फिल्म आई थी ना पड़ोसी मुल्क की, उसमें हीरो कहता है मैं आपकी तरफ हूं, वो अपनी तरफ ही रहता है। वो जितने टैक्स कंसल्टेंट हैं वो अपनी ठीक कर रहे होते हैं, वहां पे अपनी
दीवार पुख्ता कर रहे होते हैं। ये बेचारे मासूम होते हैं, इनको बोलते हैं टैक्स लगने वाला है, मैं माफ़ करवाता हूँ। वो अंदर जाके बोलते हैं मैंने डरा दिया है, फिक्र नहीं करो, ऐसी की तैसी कर देंगे इनकी। वो दोनों साइड खेल रहे होते हैं। बट आई कैन टेल यू वन थिंग, साइट एसोसिएशन में भी और कराची चैम्बर में भी हमारे जो दोनों चेयरमैन हैं टैक्स कमेटी के, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक्सीलेंट यंग कंसल्टेंट तो नहीं है? नहीं, दे आर नॉट। वो बिजनेस कम्युनिटी से और एक्सीलेंट, मैं दोनों के वरना आजकल पैडल कोर्ट आपने देखा है ना, पीछे से गेंद मारो आगे जाती है, ऐसे खेलते हैं टैक्स कंसल्टेंट। वेरी गुड माशाल्लाह। नहीं, टैक्स कंसल्टेंट जो है ना वो आजकल मैं आपको बताऊं, ठीक है, उनकी अपनी भी रोजी रोटी है, लेकिन मैं बिल्कुल देखिए बिजनेस कम्युनिटी बेचारी हर चीज में इसलिए चली जा रही है, वो टैक्स को भी समझने लगी है, वो गवर्नमेंट लॉस उसका इसके बजाय कि अपनी इंडस्ट्री चलाए, उसको बढ़ाए, उसमें और रोजगार डेवलप करे, वो इन चीजों पे पड़ी हुई है। टॉप का वकील आया हुआ वहाँ पे, मैं एक बिजनेसमैन से मिला, टॉप का वकील आया हुआ सामने ना, तो मैं मिला, मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे आपके पास भी बैठे टैक्स कंसल्टेंट, इशारा करके कहते हैं इसको क्या आता है टैक्स कंसल्टेंट को, इसको क्या आता है, इसको तो मैं बताऊंगा क्या है। तो बिजनेसमैन बड़े होशियार हो गए भाई, उनको तो पूरा पता है ये चीज़ का, लेकिन इन्स एंड आउट्स का पता है। सो अनफॉर्चुनेट, इसके बजाय कि अपना बिजनेस बढ़ाए वो ये सब कुछ करता मजबूर है ना, क्या नहीं सर, कोई पॉलिसी नहीं आ पा रही ना अली। हर छठा आदमी आके घंटी बजा के बोल रहा है मेरे 70 एजेंसियां, मेरा हिस्सा बताओ। 70 गवर्नमेंट इदारे हैं जो आके बेल बजाते हैं, ठीक है, धमकी देते हैं, ठीक है। आप ये देखें कोई पॉलिसी सबके पास, आपको पता है सबके पास डिस्क्रिशनरी पावर है, सबके पास वो पर्चा लगा के सील कर सकता है। सो बैड, बिल्कुल नहीं, गलत बोलूं तो पकड़ें। बिल्कुल यू आर राइट, हर कोई हरास करने आता है। तो ये तो खैर मैवर कहीं से चला था, लेकिन मेरे ख्याल मैवर इसलिए बदला क्योंकि सच बात ये कि ये पता नहीं अब ईरान इजराइल की जंग कब तक चलेगी। अच्छा, आप इसको ईरान अमेरिका की समझ रहे हैं, फिर बता रहा हूँ अमेरिका की नहीं है, अमेरिका का तो कांच की बोतल नहीं टूटी सारा। अभी तो आपको पता नहीं, इजराइल की तो सत्यानाश कर दिया इन्होंने मिसाइल मार मार के, मीडिया की खबरें आ नहीं रही, सामने नहीं आ रही, वरना इजराइल का सत्यानाश कर दिया, इतने बम मारे, इतने बम मिसाइल ड्रोन मार मार के, अब उनके सिस्टम के अंदर उनकी गोलियां खत्म हो गई हैं बंदूकों में, इतने इन्होंने मिसाइल चलाए हैं। अब वो वहाँ की रिपोर्टिंग होती नहीं है, हमारे वाले भी तस्वीरें नहीं दिखाते, तस्वीरें दिखाते हैं गाज़ा की और मशरिकी पट्टी की। आप एक दफ़ा जाके इजराइल की तस्वीरें दिखाएं, आप हैरान रह जाएंगे। इजराइल में एक शहर नहीं है, बड़ा मुबारक शहर है यरूशलेम। यरूशलेम बड़ा मुबारक शहर है, अंबिया अलैहिस्सलाम का शहर है। इस शहर में बैतुल मुक़द्दस भी है और मुसलमानों का हमेशा से क्लेम यरूशलेम पे रहा है। ये बड़ा अहम शहर है। यरूशलेम के नज़दीक एक और शहर भी है जिसका नाम है बैतुल-लाहम। बैतुल-लाहम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। इसके अलावा अंबिया के बहुत सारे नवादरात, याददाश्तें, ये सब वहाँ मौजूद हैं। ये पाकसर ज़मीन हकीकी, इस पे मुसलमानों का क्लेम है। सलाउद्दीन अय्यूबी सारी ज़िंदगी अपनी हज पे ना जा सका, वो इस काम में लगा रहा कि मैं यरूशलेम को आज़ाद करवा दूं, जिसे बैतुल मुक़द्दस का आप नाम देते हैं आज की तारीख़ में, लेकिन शहर का तारीख़ी नाम यरूशलेम है। ये इसके अंदर सारे मज़ाहिब, जितने किताबी मज़ाहिब हैं और उसके अलावा भी उनके और बहुत सारे मज़ाहिब के हेडक्वार्टर भी हैं वहाँ पर इसराइल में। हाइफा में अगर आप चले जाएं, जहाँ पर बहुत मिसाइल बमबारी, मैंने बताना ज़रूरी है, हमारे यहाँ कोई बता नहीं रहा। और नुकसान अगर किसी का हुआ है तो ये मशरिक़ वुस्ता की पट्टी, जो अहमद अजीम साहब के फेवरेट शहर है ना सारे, तो भाई दोहा, ये वो, यहाँ पर भी बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान मतलब ये माशी नुकसान नहीं, बिल्कुल हुआ, नुकसान हुआ। देखिए जंग तो कभी भी फ़ायदा देकर नहीं जाती, मेरे नज़दीक तो कोई फ़ायदा। हाँ ठीक है, जो बड़ी पावर्स हैं उनका असलाह बिकता है, सब कुछ होता है। हम तो अब तामीरी बात करें, तामीरी काम करें, हमें क्या मिलेगा, हमारी आवाम को क्या मिलेगा? जो हम तो बेचारे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स उधर बैठे हुए, उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे वो फील्ड मार्शल साहब हों, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हों। अमन कायम करना है ना सर। देखें नेगोशिएशन जो टेबल्स हैं, जब आपने कहा ना मिठाई लोग बांटते, तो सर हमें हमारा हिस्सा मिठाई में चाहिए, हमें भी लड्डू का कुछ तो चूरा चाहिए ना, हमें भी कुछ टैक्स फ्री कॉरिडोर चाहिए अमेरिका के लिए, हमें भी ऑयल और गैस और जो भी चीज़ें हैं। लेकिन एक मसला है मेरे लिए, अब आज मैं सोचा था कि फर्ज करें मैं ईरान से बिजली गैस वगैरह मिल भी गई तो भी हमें कैपेसिटी पेमेंट्स करनी पड़ेंगी ना LNG टर्मिनल्स की, इन IPPs की। हम कहाँ से तरक्की करेंगे? किसने किए ये मुआहदे? ये कोई है पूछने वाला? जी, ये वही है जो आपके बिजनेसमैनों के यहाँ कभी नाश्ते पे, कभी आप लोगों के बच्चों की सालगिरहों पे आकर केक काट रहे हैं और लंबे लंबे लेक्चर दे रहे हैं। क्या नाम है उनका, आजकल टीवी पे हर कोई उनको लेता है यार, वो वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब। उनसे पूछो एनर्जी पॉलिसी किसने बनाई थी, क्या तरतीब दिया था। असद उमर से पूछो, उससे पहले जो थे उनसे पूछो। हैं ये लोग तो भाई अपनी सालगिरहों पे बुलाते हैं, बोलते हैं भाई मिट्टी टॉफ़ी वाला हमारा भाई आया, ये हमारा ताजिर भाई है, इनकी ये खास बिरादरी है। वो लोग कहते हैं हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बना, हम ही हमारे ही तो इनका फाइनेंस मिनिस्टर बना, उसको बुलाओ टीवी पे, उनसे पूछे। मेरे प्रोग्राम में तो कभी भी नहीं आया, आएंगे भी कभी नहीं ना, कभी शपथ दे दी आए मेरे प्रोग्राम में, आया ना भाग जाएगा फौरन, नहीं आएगा मेरे प्रोग्राम में, आए ना मैं सवाल पूछूंगा उससे,
फिर वो क्लीन बोल्ड हो जाएगा। वो ये जो बातें करता है, ये बॉर्डर ये होना चाहिए, गरीब लोग नहीं होने चाहिए, मजहबी रहनुमा बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। शपथ यदि मेरे प्रोग्राम में ना पूछूंगा चेयरमैन एफबीआर बन के क्या काम किया, मैं ये थोड़ी घुमाऊंगा फिराऊंगा कराची के साथ जुल्म हो रहा है, एफबीआर को वहां होना चाहिए। मेरे सामने शब्बर जैदी आ जाए, सही आए ना, पूछे 3 साल, पता 2.5 साल 3 साल कितने दे रहा चेयरमैन एफबीआर, 50-50 हज़ार रुपए की रसीदों के पीछे पूरी एफबीआर को लगाया हुआ था। यार किस टाइप का आदमी है ये यार। कंट्रीब्यूशन भी तो पूछा करो यार इन लोगों से कि इन लोगों ने किया क्या। कंट्रीब्यूशन पूछो, दावतों पे बुला के तकरीरें नहीं करवाओ, इनसे पूछो आपने क्या कंट्रीब्यूशन की व्हेन यू वर द चेयरमैन एफबीआर। जनाब शब्बर जैदी साहब, व्हाट डिड यू डिलीवर? यू आर नॉट ए सोसाइटी लीडर, यू आर अ प्रोफेशनल। अपने प्रोफेशनल फील्ड की जवाबदेही करो। मैं अगर एक दंदान साज हूं, आई एम ए डेंटिस्ट, तो मैं कितना अच्छा डेंटिस्ट हूं पहले। अच्छा, हमने तो डेंटिस्ट को भी बना दिया था भाई, वरना मुझे तो किसी ने कहा था कि दांत के डॉक्टर से हाथ का इलाज नहीं करवाओ, हमने वो भी करवा लिया। सॉरी, करवाया था हमने। इससे सीखना चाहिए, आइंदा ऐसे कई मुआहदे हो रहे हो तो उसको कम से कम सेनेट में जो आपके पास वहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ शायद पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल्स बैठे हैं, सब कुछ हमारे की बॉडीज हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमएनए बैठा हुआ कहीं तो अप्रूव करा लें इन चीज़ों को। आपने पूरी कौम पे थोप दिया, जब तक कि कौम शायद जिंदा है, हो सकता है कि आईपीपीस के और ये इन सब के कैपेसिटी पेमेंट्स देती रहेगी। हद तो ये है कि कराची के बिजली के बिलों में जो है आपका ये सर्कुलर डेप्ट के चार्जेस लग के आ रहे हैं, जिसमें कराची का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दे रहे हैं। कराची में इतना पैसा है, आप लोग अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को इलेक्ट करवा के भिजवाएं ना। नहीं देखिए, नहीं भिजवाएं आप, क्या आपकी पॉलिटिकल नुमाइंदगा जितनी जमाते हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द लोअर क्लास। ऐसी बात नहीं, बुरा ना मानना, ये छोड़ दो। अभी इन्होंने शुरू में बड़ी अच्छी बात की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि हमारे जो डेमोक्रेटिक नुमाइंदे हैं अहमद अजीम साहब, प्रॉब्लम ये है कि वो इंडस्ट्रीज का केस वहाँ नहीं रख रहे। वो कभी नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, ये वो। बेसिकली उनको तो पुटअप ही ये चीज़ करनी है कि भाई बिजली, गैस, पानी, तवानाई की कीमतें, दिस इज़ व्हाट दे शुड बी डिस्कसिंग। वो लेके बैठ जाते हैं हम कौन मतलब कहना नहीं चाह रहा नस्ली और लिसानी तासुब, ये दिस इज़ इरेलेवेंट टू द यंग जनरेशन। जैसे आप और मैं नौजवान लोग हैं, हम लोगों के लिए अब ये रेलेवेंट नहीं है। हमारी जनरेशन को ये नहीं चाहिए, हमारी जनरेशन को नोटू चाहिए, पैसा चाहिए, जेब में हमें भरा पेट चाहिए। हाँ। मजदूर सुबह से रात तक काम करता है। देखिए आपने जैसे कहा ना कि ड्राइंग रूम्स में बैठ के, ऑफिस में बैठ के, जब तक कि आप रोटी की लाइन में नहीं लगेंगे आपको उसका गम मालूम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अब हाई टाइम आ गया है कि अवाम में से लोग निकाले जाएं। वही चेहरे बार बार रिपीट होने से रिजल्ट नहीं आ रहे। और अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं बड़ी सख्त बात करने जा रहा हूँ, मैं तो ये फील करता हूँ पर्सनल लेवल पे, ज्यादा सख्त नहीं कहते ना, नहीं बड़ा फंस जाता हूँ। आप लोग ताजिर आजकल बहुत सख्त बातें करते हैं, मुझे अंदाजा है इस चीज का। पिछली दफा हुआ था 3 महीने माफिया मांगी, यकीन करो मैंने। 3 महीने तो आप ऑन द रिकॉर्ड। अच्छा, तो मेरा ख्याल में कराची को तो इनको पॉलिटिकल बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ डेवलपमेंट हो, एक सिंपल सा इदारा हो जो शहर को चलाए, लगे बंदे लोग हों वो चलाएं, क्योंकि इसमें सिर्फ इंडस्ट्री है, यहाँ पॉलिटिकल कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। और ऑनेस्टली टू बी वेरी सॉरी टू, टैक्स कंट्रीब्यूशन लगा दो आप। यहाँ पे लंदन नहीं बन जाए तो मुझे पकड़ लेना। मैं वही कह रहा हूँ ना, लंदन बन जाएगा ये अगर आप कंट्रीब्यूशन लगा दें इसको। 20-25 सालों से सॉरी टू से पॉलिटिकल जमातें यहाँ। अच्छा चलो आप छोड़ो, 1 साल सिर्फ जितनी कंट्रीब्यूशन देता है कराची, 1 साल से, बाकी साल नहीं, सिर्फ 1 साल उस पूरी कंट्रीब्यूशन को कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में, कराची के गैस, कराची के बिजली, कराची का पानी, इसके ऊपर इन्वेस्ट कर दो। सिर्फ 1 साल, यानी इतने साल पाकिस्तान को बने बने 1 साल आप दे दें पूरी कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान की कराची ने दी है। यकीन करें अगर ये लंदन नहीं बन जाए शहर तो मुझे देखिए सर, हम नहीं कहते जो है सबका पार्ट वो जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो शहर की आपने चाहे इंक्रोचमेंट की बात की, कोई देखने वाला नहीं, जहाँ मर्जी जो बना लो, जहाँ मर्जी जो खड़ा कर दो, बेचने के लिए जो लगाने लगा दो, सड़क के बीच में खड़े हो जाओ, कोई आपको रोकने वाला नहीं। हाँ, आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन, लीगल कंस्ट्रक्शन आप करने जा रहे हो, जिस दिन आपके यहाँ सरिया गिरता है आपके पास डिपार्टमेंट आने शुरू हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? ठीक है ना। तो ये लोग ये ना समझें कि लोग इन चीज़ों को फील नहीं कर रहे, ठीक है। लोग सब देख रहे हैं, अवाम सब देख रही है, अवाम सुलग रही है, लेकिन इवेंचुअली इलाके में मुजरिम आ जाएं, यकीन करें पुलिस को पता नहीं लगेगा, लेकिन आप अपने घर में सरिया गिराएंगे, फौरन आएंगे, सब आ जाएंगे, सारे ना आए तो पूछना मुझे। अब वक्त है, लोग ये फील करते हैं यार किस पॉलिटिकल आदमी ने हमें क्या दे दिया सिवाय बातों के, ठीक है। ग्राउंड में कुछ भी नहीं पड़ रहा। हमें चाहिए भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं बिजली का बिल देखता हूँ ना,
मुझे अजीब सी कैफियत में चला जाता हूँ मैं। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, आपको बिल्कुल, पता है आजकल बिल्कुल। पंखे में बैठता हूँ आजकल तो पूरा दिन, फिर भी बिजली का बिल इतना आता है, आधी से यहाँ भी ज़्यादा ऐसे बंद तनख्वाह किया खा हुआ जाता आपने। है। नहीं, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये एक चीज़ और आ गई यहाँ पर। एक और इशू आपके सामने खड़ा करता हूँ, गैस का बिल। यकीन करें पूरा दिन भी चूल्हा जलाएं, गैस का बिल इतना नहीं आता था। आजकल आप देखें गैस का बिल इतना ज़्यादा, गैस आप ही नहीं लोगों है। का बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, देखिए और लोड शेडिंग अलहदा है। मैं फिर वही और बात पानी पॉलिसी की करता हूँ कि जी आप पॉलिसी कर देंगे डोमेस्टिक में, आप सिलेंडर ले लें। देखें पहले क्या होता था, ये फ़ोन की सिमें लेने के लिए आपको बड़ा दगो करनी पड़ती थी। अब एक गली में 3 जगह 5 जगह। इसी तरह आप सिलेंडर सिस्टम कर दें, उनको सारे जो भी आपको सेफ्टी गैजेट्स लगवाने आप लगाएं, स्टैंडर्ड कर दें, SOPs कर दें, और वो लोगों को बिके। मेरा घर हो, आपका घर हो, सब जगह पे सिलेंडर चले। जो गैस आपके पास है, ये मौका है आपको अपनी चीज़ें सेट करने का। देखें जब आपके गुल्लक में पैसे कम होते हैं, या आपके जो लॉकर उसमें पैसे कम होते हैं, तभी आप बच्चों से कहते हैं कि भाई पेट्रोल ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, बाहर का खाना नहीं खाना। आप उसी वक्त स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। ये वक्त है आपके पास गैस नहीं, आप स्टैंडर्ड सेट कर दें कि जी यहाँ गैस वहाँ जाएगी जहाँ से मैं रिकवरी होगी। चाहे जो बेस हो, पॉलिटिकल बेस हो, इंसानी हमदर्दी बेस हो, कुछ भी हो। जो इंडस्ट्री नहीं दे रही आपसे वहाँ से रिकवरी नहीं, भूल जाए कि गैस उसको मिलेगी। ठीक है ना, जो सिस्टम आपको नहीं दे रहा, आपके पैसे भूल जाए। आप कभी ये कर देते हैं कि जी कैप्टिव पे आपने पैसे बढ़ा दिए, कभी कहीं पैसे बढ़ा दिए, कोई पॉलिसी नहीं है। प्लीज देखिए, अभी आपने बताया हमारे मुल्क में अनअकाउंटेड फॉर गैस भी है, बेतहाशा है। अब आप मुझे बताएं वो क्या है। अब वो जाहिर बात है, या तो थेफ्ट होगी या लीकेज होगी, मोस्टली थेफ्ट है। तो अनअकाउंटेड फॉर गैस है ना आपके मुल्क में, ज्यादा है कम है आई डोंट नो, गैस की थेफ्ट, बट आई थिंक यू विल बी मोर प्रिवी सिंस आप लोग जाते रहते हैं। ओगरा की अपनी रिपोर्ट में आप देख सकते हैं किन इलाकों में कितनी चोरी है। आप नेपरा की अपनी उनकी रिकॉर्ड्स में देख सकते हैं किन इलाकों में कितनी बिजली चोरी है। उनकी बिजली आप दे रहे हैं, उनकी गैस के पैसे आप दे रहे हैं, उनके पानी के पैसे आप दे रहे हैं। पानी है नहीं आपके पास, डिवाइड हो रहा है, आप टैंकरों किस पे डिवाइड हो रहा है? सब पे डिवाइड हो रहा है। किस पे? जो पे कर रहे हैं उन पे डिवाइड हो रहा है, जो पे नहीं कर रहे हैं उन पे कैसे डिवाइड होगा? सिंपल इज दैट। जो पे नहीं कर रहे उन पे क्या डिवाइड होगा? ठीक है ना, जो पे कर रहे हैं उन पे डिवाइड होगा। कहां कौन तो कितना पे कर रहा है, जो कौन कितना पे कर रहा है, ये भी आपको जुल्म देखें। आप नाम नहीं लेता, ताजिर सनतकारों ने जो तजवीज़ दी है वो ये कहा है कि जितने लॉसेज हैं ना, ये पूरी कौम के ऊपर डिवाइड करते हैं। ये सही बात नहीं है। देखें IPP अगर गलत लगी थी तो फिर इशू ये है कि IPP गलत लगी थी। इशू ये नहीं होना चाहिए कि उसकी वजह से होने वाले लॉसेज पूरा मुल्क बर्दाश्त करे, बशमुल ताजिर सनतकारों के। आप मिडल वे जो निकालते हैं ना, वो कलेक्टिव बर्डन बन जाता है, कलेक्टिव बेनिफिट नहीं बनता। आप ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव बर्डन हो। देखो सर, ये नहीं करें तो रखे हुए ना आपने, आप स्लैब सिस्टम रखें। ठीक है, फर्ज करें कि मैं चला रहा हूं दबा के अपने ACB और सब कुछ, और मैं कहता हूं जी मैं ये पे नहीं करूंगा, इसी तरह मैं बिजली का बिल पे नहीं करूंगा। लेकिन जब चीज कोई मुफ्त चलती है ना, चाहे जिस भी बिजली का बिल तो नहीं चलाएंगे आप? हर किसी चलाऊंगा, मैंने कभी नहीं जलाया, वो बेचारे गलत जलाए। ठीक है ना, देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये सब सियासी नारे हैं। तो आप कलेक्टिव बर्डन फिर क्यों क्रिएट करते हैं अपने ऊपर? देखिए मैं एक और मिसाल देता हूँ आपका कलेक्टिव बर्डन। देखिए जैसे इंग्लैंड में है ना कि एक शेडो कैबिनेट होती है, वो मसलों में मसले नहीं निकालती, उंगली नहीं उठाती रहती, वो आपको हल बताती है। मैं कहता हूँ ये हल बताएं, ब्रिंग सॉल्यूशंस। आप सॉल्यूशंस लेकर आए कि ठीक है जी, ये आपके एक्सपेंस हो गए, ये आपने मुआहदे कर लिए हैं, या आपने दुनिया के ऑपोजिशन में इतनी काबिलियत नहीं है, ये आपको करना पड़ेगा। तो साफ कर दें ना। मैं बताता हूँ आपको। देखिए आपको मजे की बात बताऊं, अभी आपने ये मिसाल दी ना, अब इस पे कलेक्टिव बर्डन का सुने। टैक्स में कलेक्टिव बर्डन ये है कि बिजनेसमैन समझता है कि एस्केप मेरे लिए ये है कि मैं एग्रीकल्चर वाली जो है ना छेड़ बना दूंगा, एग्रीकल्चर वालों से टैक्स ले लो। आज तक नहीं ले सके। वजह ये कि 50% आबादी पाकिस्तान की रहती है शहरी इलाकों में और 50% रहती है देही इलाकों में। अभी का बता रहा हूँ, तकरीबन रफ बॉल पार्क। लेकिन सीटें पार्लियामेंट में देही इलाकों की ज़्यादा है। ये अब आप लोगों को इल्म अब इस चीज़ का हो जाना चाहिए। इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, एग्रीकल्चर टैक्स ये वो, लेकिन नहीं कलेक्ट कर पाए। इनके सामने मिसाल मैं ये रखता हूँ कि आप जितनी जो कंसल्टेंट है ना, जो बड़े बड़े इदारों से, इंस्टीट्यूट ऑफ फलाना, इंस्टीट्यूट ऑफ ढमकाना, इनको अभी तक असेसमेंट नहीं आती एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। गोरे बहादुर को 200 साल पहले आती थी। वो नमक तक का हिसाब रखता था। फिल्म बन गई लगान पड़ोसी मुल्क की। नमक तक का उसको हिसाब था कि इधर से इतने टन नमक आ रहा है, उस पर टैक्स लगा दिया था उन्होंने। इतना हिसाब रखने वाले लोग, और हम डिलीवर नहीं कर पा रहे। आप मुझे बताएं असेसमेंट हो पाई? कितने सालों से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मेरे ख्याल मुझे 1.5 दिहाई से ज़्यादा हो गया, अगर 2 दिहाइयाँ ना भी हों। सर एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स हम नहीं लगा पाए सही तरीके से। कभी सूबे को दे दो, कभी फलाने को, क्योंकि लेना ही नहीं आता टैक्स, पता ही नहीं है कैसे लिया जाता है।
वाटर टैक्स कैसे लिया जाए, ये पढ़े लिखे लोगों का काम है। मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की पढ़ाई के दौरान तवज्जो उनकी लड़कियों की तरफ होती है, पढ़ाई की तरफ नहीं होती। 99% लोग जो है ना, वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज अगर मखलूत हो तो वहाँ पे पढ़ने के लिए नहीं जाते, उनकी तवज्जो लड़कियों की तरफ होती है। इसका फ़ोन नंबर ले लूँ, इससे ताल्लुक़ बना लूँ, शादी वही खाला की बेटी और फूफी की बेटी से होती है। तो बेहतर यही है कि फोकस करो पढ़ाई पे। कर लेते हैं ना, अभी वसीम भाई पढ़ाई पे फोकस किया करते आप, तो यकीन करें अभी अफसर होते आप। अब ये क्या है कि ये लोग सारे, इनका तवज्जो वहाँ लगी हुई थी, पढ़ाई वढ़ाई कुछ की नहीं। टैक्सेशन की पूरी पॉलिसी है भाई, गोरों ने पूरे इस पे जिंदगियां गुजार दी। आपको पता है रूम के फलसफी थे ऐसे जिनका काम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के बारे में फलसफा लिखना जो था। टैक्स अभी लिया जा रहा है उसके साथ क्या पॉजिटिव किया जा रहा है? आप लोगों ने करना है वो तो पॉलिसी, मेरे ख्याल से वो फॉल्टी पॉलिसी है। मैं आपके सामने टीवी पे कह रहा हूं कि वो पॉलिसी ठीक नहीं है। पाकिस्तान टैक्स पॉलिसी नीड्स टू बी रिविजिटेड। पाकिस्तान सिस्टम ऑफ कलेक्शन इज रॉन्ग। वी कैन नॉट आर्म ट्विस्ट पीपल टू टेक मनी फ्रॉम देम। जो टैक्स पेयर्स हैं उनको इज्जत तो दे दो। ठीक, टैक्स पेयर सोसाइटी बननी चाहिए। जो ये पर्क्स ले रहे हैं ना, 400% जो अपनी सारा बढ़ा लेते हैं, उनसे पूछे किस चक्कर में तुम 400, तुम तो अवामी खिदमत के लिए आए हो, तुम कैसे 400% बढ़ा सकते हो अपने पर्क्स? ठीक है ना, बहुत कुछ है करने को, लेकिन जब तक यहाँ पॉलिसीज नहीं आएंगी, उन पर डिबेट नहीं होगी, इस तरह से मुल्क तरक्की देखो बिजनेसमैन जो है ना, ये इस मुल्क की आप समझे कि इंजन है। आप ये कह रहे हैं कि मैं इंजन का ख्याल ना करूं, इसको ईंधन नहीं दूं, मैं बोगियां ठीक करता रहूं और उसको रगड़ता रहूं। हाँ? इस इंजन को मैं रगड़ता रहूं। भैया आज अगर लोग दुबई, जैसे बात हुई दुबई इन्वेस्ट, अभी बहुत थॉट चल रहा है ये टॉपिक। वन विंडो ऑपरेशन है ना, आप सीखो उनसे कि वहां पे उन्होंने क्या फैसिलिटेट किया लोगों को। ट्रांसपेरेंट चीज है, क्या उन्होंने फैसिलिटेट किया, क्या आसानियां दी, क्यों नहीं आएंगे लोग यहाँ? अच्छा, उन्होंने ना सिस्टम में बिल्ट इन किया हुआ, आपको फास्ट ट्रैक चाहिए, 4 पैसे और दे दो, फास्ट ट्रैक हो जाएगा। लेकिन स्लो ट्रैक वाले को ऐसे नहीं कि महीनों के लिए छोड़ दिया। लेकिन वो फास्ट ट्रैक भी गवर्नमेंट के खाते में जाता है। यस, उनका एक सिस्टम बना हुआ, देखो सिस्टम बना लिया उन्होंने। देखें, जो फिर करप्शन करता है उसकी सजा भी बहुत। चाहे चाइना को ले लें, चाइना की तरक्की आपके सामने, छोड़ते ही नहीं है, छोड़ते ही नहीं, कहीं कोई नहीं छोड़ता, कहीं कोई नहीं छोड़ता। प्रेसिडेंट जी ने तो ऐसी तैसी कर दी। यहाँ पे भी मिसाल करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी सिस्टम बनाना पड़ेगा। ये कोई अच्छी बात नहीं कि यहाँ से टैक्स पेयर सिस्टम बनाया था हमने, एहतसाब ब्यूरो बनाया था नवाज शरीफ साहब ने, वो अभी भी रूलिंग पार्टी के चेयरमैन है। आपके चेहरे का मैं आपको बता रहा हूँ, हमने सिस्टम बनाया इससे पहले। वो सेनेटर सैफुर रहमान, अच्छा वो तो अब पाकिस्तान में नहीं होते, अच्छा सही है, वो फिर बाहर चले गए मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा, एक हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी बनाया था। सिस्टम हमने बनाया था, चल नहीं सका। क्या हाल किया आपने नैब का? खैर पता, मैं इसके बारे में बात नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ चल नहीं सका। सिस्टम आपने बनाया था, सिस्टम बना है, एक इदारा बनाया गया आपके मुल्क के अंदर रिफॉर्म्स करने का। फिर आपने एक चचा बिठा दिए वहाँ पे, इशरत हुसैन साहब। इशरत हुसैन साहब ने क्या काम किया इस दौरान के अंदर? देखो मैं ले लेता हूँ नाम, कोई और कह नहीं सकता, क्योंकि आई बिलीव इन डिलीवरी। व्हाट डिलीवरी डिड दे डू इन रिफॉर्म्स? नो डिलीवरी। आवर कंट्री इज मूविंग बैकवर्ड्स इन रिफॉर्म्स। मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छे रिफॉर्म हुए। कल मुझे कोई कह रहा था मुशर्रफ साहब ने, मैंने कहा मुशर्रफ के दौर में बहुत अच्छे काम हुए हैं। पता नहीं ये नफी करते हैं, नापसंद होते, एक अलग बात है। देखिए आप फिर वो ग्राउंड रियलिटीज हैं, इनको आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है ना, कि उस जमाने में आप देखें बिजनेस आपका ग्रो किया इवेंचुअली, सॉरी टू से, लेकिन जब भी कोई ऐसी गवर्नमेंट आई है, चाहे मुशर्रफ साहब हो, चाहे ज़िया-उल-हक साहब हो, चाहे अयूब खान साहब हो, नेगेटिव भी जरूर हुए होंगे, लेकिन पॉजिटिव बेतहाशा हुए। ठीक है ना, चीजें डिलीवर हुई। हम तो फ्रॉम कमर्शियल एस्पेक्ट देखते हैं ना। कमर्शियल एस्पेक्ट ये था कि एफआई आपके पास आई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई, आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके अलावा आपके पास बहुत जेवीज आए, इसके अलावा आपके पास एमएनसी आए। पाकिस्तान भर गया फॉरेन बैंक से। मैं आपको उंगलियों पे गिना दूं कितने फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में काम कर रहे थे रिटेल में। इनके जोड़िया बाजार के अंदर वो बैंक्स जो कि न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में काम करते हैं, वो आके इनके जोड़िया बाजार और पेपर मार्केट में काम कर रहे थे। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी थी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे पहले अगर आप लें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छी थी। और फिर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन फिर उसके बाद खराब भी हुई, उसके बाद खराब भी हुई कि कराई गई। हाँ, अभी देखो कैसा पीसफुल है पाकिस्तान 3 हफ्ते से। अच्छा नहीं बताना, अच्छा किसी के पास तो कोई चक्कर होगा ना यार, आप मुझे ये बताओ, अभी तक दहशतगर्द हमले कर रहे हैं, ये वो फलाना ढमकाना, अभी 3 हफ्ते से ना तो दहशतगर्द माचिस भी नहीं जला रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैंने घर जाना है, इसलिए मैंने इस तरह के उल्टे सीधे सवाल नहीं कर। मेन एम ये है कि आपने इस चीज़ को समझना है सर, हम पाकिस्तानी, हम सब जानते हैं, लेकिन जानते बूझते हम कलेक्टिव बर्डन क्रिएट कर रहे हैं। आप लोग कलेक्टिव बर्डन क्रिएट ना करें। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी इज़ द वे फॉरवर्ड। आप सरकारी अफसर से पूछें तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है,
आप एफबीआर के अफसर से पूछें कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अगर ये है कि तुम डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करके हमसे ज़बरदस्ती टैक्स ले रहे हो तो ये तुम्हारी कामयाबी है, या हम खुद आके तुम्हारे दफ्तर के पास बाहर लाइन में लग के अपना टैक्स भरवाएं, ये तुम्हारी कामयाबी है। सर डिजिटल दौर है, मैं आपको एक सबसे अच्छी बात डिजिटल है। मेरे वकील ने नहीं भरा मेरा रिटर्न, मुझे एफबीआर से आ गया जी आपका अभी तक रिटर्न नहीं भरा। मैं तो उसकी जान खा गया कि तुमने क्यों नहीं भरा। तब ये तो वेरी पॉजिटिव, ठीक है ना, मैंने तो अपना आदमी बैठा दिया, मैंने कहा मैं खुद आ रहा हूँ, मेरा भाई रिटर्न भरो, मैंने तुम्हें कब से सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। तो ये सारी चीजें आपके आ सकती हैं कि जी आपने ये डिजिटाइजेशन, डिजिटल आप ठक ठक करके भरोगे। अभी मैंने अपनी गाड़ियों का जो टैक्स दिया है, ठीक है, मैंने थ्रू माय मोबाइल दिया है, व्हिच इज वेरी गुड, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। समथिंग आपको थोड़ा बुरा लगेगा, यू विल बी शॉक्ड दैट इन पंजाब वी हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली कंप्यूटराइज लैंड रिकॉर्ड एंड इन फ्यूचर इवन ट्रांसफर्स कैन टेक प्लेस डिजिटल। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे जब इंटरिम गवर्नमेंट थी इस पे बड़ा काम हुआ। हायर एजुकेशन कमीशन विल नाउ अटेस्ट डिग्रीज, दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट दे गो ऑन द ब्लॉकचेन, जिसके बारे में बात कर रहा था, एंड दे विल बी एबल टू डू इट ऑनलाइन। थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑनलाइन। करने के लिए इतना सब कुछ है कि यहाँ ट्रेन चल नहीं रही लेकिन रेलवे अपने अरे आपके यहाँ कैसे ये मसले मसाइल तो हल करें। मैं बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक जाता हूँ, मुझसे ऐसे पूछता है, मैंने कहा भाई बेटी देनी है या अकाउंट खोलना है, कहाँ से आए हो, किधर से आए हो, फलाना ये बताओ वो बताओ, रेफरेंस बताओ। अबे भाई बैंक अकाउंट खोलने के लिए आए और को अपनी मर्जी से, ये तो हुकूमत की पॉलिसी है कि बैंक होना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल तो आपने इतने सवाल जवाब क्यों रखे हैं? आपने जब मेरे अंगूठे वाला नादरा का कार्ड दिया हुआ तो फिर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल सही बात, चीजों को सिंपल करें। जब हर इलाके के अंदर आपने नादरा का दफ्तर खोला हुआ है, 10 दफा आपने स्पेक्स की हुई है, मासूम लोगों को आप आईडी कार्ड नहीं इशू करे। मैं यकीन करो, मैं हैरान होता हूँ, मेरा एक बिहारी ड्राइवर था बेचारा, वो उसका इन्होंने कार्ड इशू नहीं करके दिया, कह रहे नहीं देंगे। अब मेन एम ये कि मेरे जहन में ये सवाल पैदा होता है, नहीं बिहारी भी उतने ही पाकिस्तानी है भाई, ऐसी बात नहीं है। जो लोग पाकिस्तान आ गए तो पाकिस्तानी है। मेन एम ये कि किसी ने आज तक बात नहीं की किसी के हक के लिए। मैं अकेला वो टीवी एंकर हूँ जिसने बिहारियों के लिए भी बात की, वो बंगाली जो पाकिस्तान आ गए उनके लिए भी बात की। ये सब जो पाकिस्तान में रहते हैं वो पाकिस्तानी, वो कायदे-ए-आज़म की विजन के साथ चलने वाले लोग हैं। अहमद अजीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा शो में थोड़ी मिर्चें डालने के लिए, आपको पता है, ताकि लोग देखते हैं। आपको भी लगता होगा बिजनेस शो इतने अरसे से क्यों कामयाब चल रहा है, वो इस तरह की बातें करता हूं तो चलता है। सच तो बोलना चाहिए, आप लोगों पे बड़ा कर्जा है, हम पर भी बर्डन है, हम पे भी बड़ा कर्जा है, हम पे भी कलेक्टिव बर्डन है, इसीलिए तो मैं उसको कम कर रहा हूं। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। बड़ी अहम गुफ्तगू के अंदर हमने शुरुआत तो इसी चीज़ से की थी कि गैस, बिजली और तवानाई के नर्ख कम होने की हमें उम्मीद और तवक्को है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि दुनिया के बदलते हालात के अंदर वो खबर पर्टिनेंट होने के बावजूद रेज़ करती है कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इश्यूज़, और हमें कोशिश ये करनी है कि अब हम इस पर वर्क करें कि किसी तरह हम इन कीमतों को भी कम करें और बैनुल-अक़वामी सतह पर बदलती सूरत हाल को सामने रखते हुए अपना प्लान बी भी रेडी कर लें, सो दैट वी आर इन ए पोजिशन दैट वी कैन सेव ऑयल, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग इट्स प्राइस। और इसके साथ साथ आप देखें एक चीज़ को, आप डोंट मिस दिस फैक्ट कि रियलिटी ऑफ द मैटर इज़ के इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ज़्यादा कंपेटिटिव होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, एंड दैट्स नॉट ओनली गॉट टू डू विद मिडल ईस्ट, इट्स गॉट टू डू विद द होल ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो अगर पाकिस्तान अपनी एनर्जी की सप्लाई लाइन को ठीक कर ले तो उनके बहुत ज़रूरी है, और हमें इंडिजिनस प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी। सेकेंडली, हमारे पास अगर कोई अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं तो हमें उस पर भी वर्क करना पड़ेगा। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट सोलराइज्ड कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। हमारे पास तकरीबन 17 गीगावाट हमने कहा कि हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया। सो लेट्स होप दैट वी गो इन द राइट डायरेक्शन। बहुत सारी बातें हुई, आगे आने वाले दिनों के अंदर भी हम बात करेंगे, और ख़ास तौर पे जो हमारे वज़ीर दाखिला का बड़ा अहम बयान आया है मनी चेंजर्स के हुंडी हवाले और फॉरेन एक्सचेंज के मामलात के ऊपर, उसके ऊपर कल हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोगों से इजाज़त लेंगे। वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए।